वेलकम बैक टू अवर चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम किस प्रकार से अपनी प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं और कैसे हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। चलिए देखते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम इनकी कुछ डेफिनेशन और कुछ पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। क्वांटम इज एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। Quantum means it is a time quantum that is a small amount of time that कोई भी प्रोसेस कितने समय तक हम उसको सीपीयू एलोकेट करेंगे वो होता है आपका टाइम क्वांटम। सो दैट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम कि कुछ समय के लिए वो हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर दैट हम उससे सीपीयू को हटा लेंगे और किसी दूसरी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देंगे। दैट इज द टाइम क्वांटम, जितने समय में हमारी प्रोसेस हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ईच प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। सेकेंड पॉइंट है वंस अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मींस इट इज अ टाइम क्वांटम, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज अ प्रिम्प्टेड। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम इसमें होगी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में, वो सारी की सारी आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रिम्प्टेड एल्गोरिथम के अंदर आएंगी। ठीक है। एंड अदर प्रोसेस एग्जीक्यूट्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जिस प्रकार हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सो वो हमारी प्रिम्प्टेड होगी। उसी प्रकार से हमारी जो अदर प्रोसेसेस हैं हम उसी प्रकार से उन प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं थ्रू राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रॉब्लम को या प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं और कब उससे हम सीपीयू को हटा लेते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 एंड P4। हमारे पास उनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 21, 3, 6 एंड 2। अब हम यहां पे ये देखेंगे कि हमें यहां पे अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है। सो हम क्या करते हैं, वी अज्यूम दैट ऑल प्रोसेसेस अराइव इन ready state at 0 ms। 0 ms पे वो सारी की सारी प्रोसेसेस आपकी रेडी स्टेट में अराइव हो जाएंगी। देन हम इसमें एक चीज और सेट करेंगे, टाइम क्वांटम, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि टाइम क्वांटम क्या होता है। तो हमने यहां पे टाइम क्वांटम सेट कर दिया। टाइम क्वांटम है हमारा इसका 5 ms। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रत्येक प्रोसेस मिनिमम 5 ms के लिए ही चलेगी। कोई भी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का चाहे बर्स्ट टाइम कितना भी हो, लेकिन हमारी वो प्रोसेस अगर हम इसे सीपीयू एलोकेट करते हैं तो वो केवल पहली बार में 5 ms चलेगी। जब उसका दोबारा नंबर आएगा प्रोसेसिंग के लिए तब वो रिमेनिंग जो भी उसका टाइम जो भी उसका बर्स्ट टाइम बचा होगा वो कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं इसका गैंट चार्ट तैयार करते हैं कि किस तरीके से हम इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम अपनी प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे और किस समय हम उनसे सीपीयू को हटा लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारी प्रोसेस है P1, जो कि हमारी सारी प्रोसेस रेडी स्टेट में 0 ms पे आ रही है। तो हमारी सारी प्रोसेस रेडी स्टेट में एंटर हो गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारी प्रत्येक प्रोसेस 5 ms तक ही चलेगी। टाइम क्वांटम हमने सेट किया हुआ है। तो 0 पे हमारी प्रोसेस आ गई P1। अब चूंकि इसका फर्स्ट टाइम 21 है, लेकिन हमने टाइम क्वांटम सेट किया हुआ है 5 ms, तो ये हमारी 5 ms ही चलेगी। ओके, ये हमारी 5 ms चलेगी और तो 0 से लेके 5 तक ये रन होगी।
इसके बाद हम इससे सीपीयू को हटा लेंगे, बिकॉज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये कहती है कि हमने उस प्रॉब्लम के लिए एक टाइम क्वांटम सेट किया हुआ है, उससे अधिक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, उससे सीपीयू को हटा के हम अगली जो प्रोसेस है उसको सीपीयू एलोकेट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, P2 को सीपीयू एलोकेट किया, बट इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 3 ms। तो हमारे टाइम क्वांटम से कम है ये, तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, तो ये 8, तो ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई। देन अब हमारी आती है P3 प्रोसेस। P3 प्रोसेस का फर्स्ट टाइम है 6, लेकिन हमने टाइम क्वांटम सेट किया हुआ है 5, तो ये 5 ही चलेगी। तो ये हो गई हमारी 6 - 5 = 1 ms बची, तो यहां पे 30 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने P3 से सीपीयू को हटा के किसको एलोकेट किया, P4 को। अब इसका जो फर्स्ट टाइम है वो 2 ms है, जो कि हमारे टाइम क्वांटम से कम है, तो ये भी हमारी P4 प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी। अब देन अगेन हम फिर P1 प्रोसेस पे जाएंगे, क्योंकि अभी तक P1 प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो हम फिर से P1 को सीपीयू एलोकेट करेंगे। फिर से वही टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग हमारी प्रोसेस रन होगी, 5 ms, तो 5 ms। अब इसमें रिमेनिंग बचा हमारे पास 11 ms, तो यहां पे 5, तो ये 20 होगा। देन P2 प्रोसेस हमारी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी है। उसके बाद P3 प्रोसेस, तो P3 प्रोसेस में हमारे पास 1 ms है, तो ये हो गया P3 प्रोसेस 21 ms। अगेन फिर P1 पर पहुंचेगी वो, तो P1 पे कितना है हमारे पास, फिर से 5 ms ये रन होगी, 6, यहां हो गया आपका 26। ओके, फिर से चलेगी ये 5 P1 5, तो ये हो गया आपका 31। देन यहां पे ये 1 ms और रिमेनिंग इसका बचा, तो फिर से P1 32। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी प्रोसेस का राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के माध्यम से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि हम इस प्रोसेस को कितनी देर तक सीपीयू एलोकेट करेंगे। फिर उसके बाद हम टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस से सीपीयू को हटाएंगे, फिर अगली प्रोसेस को देंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो हम सबसे पहले वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1 निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले P1 प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हमने कब किया था, 0 पे, तो वेटिंग टाइम 0 प्लस नेक्स्ट इसको हमने सीपीयू का हटाया था 5 ms पे, तो अब यहां से लेके और अब P1 को अगेन कब सीपीयू एलोकेट हो रहा है, 15 पे, तो 5 से और 15 कितना ms हो गया, 10 ms। तो 10 ms फिर से P1 ने वेट किया, प्लस फिर से इसे सीपीयू हटा लिया गया, तो अब 20 पे हटा लिया गया, तो 20 से और कब मिला इसे आगे, 21 पे, तो 21 पे मिला, यानी कि 20 पे हटाया गया, 21 पे फिर मिल गया, यानी कि 1। अब इसके बाद तो P1 पूरा P1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका जो वेटिंग टाइम होगा वो हो गया 11 ms। अब इसी प्रकार P2 का हम देखेंगे, तो देखिए P2 को कहां पे मिला, 5 ms पे, 5 हो गया। इसी प्रकार P3 का देखेंगे हम, तो P3 का देखिए, P3 को मिला 8 ms पे, 8 हो गया। देन 13 पे हटा लिया गया सीपीयू, फिर कब मिला इसे, 20 पे, यानी कि 13 से और 20 प्लस 7, ये हो गया आपका 15।
फिर P4 का देखेंगे हम, तो P4 को मिला है 13 पे, तो ये 13 है। तो ये था हमारा P1, P2, P3, P4 का वेटिंग टाइम। अब इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए 11, 5, 16 और 15, 31, 31, 44 अपॉन 4, तो ये आ गया आपका 11 ms। 11 ms इसका एवरेज वेटिंग टाइम हो गया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि अगर प्रॉब्लम में हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनमें अगर अराइवल टाइम दिया हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए विद अराइवल टाइम हम इसको प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विद अराइवल टाइम। तो हमारी इस प्रॉब्लम में अराइवल टाइम दिया हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये मेंशन करेंगे कि इसका टाइम क्वांटम क्या है। तो हम टाइम क्वांटम यहां पे लेते हैं 2 ms, हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो वही हम सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे, बिकॉज गैंट चार्ट के बिना हम न्यूमेरिकल या इस प्रॉब्लम को या सीपीयू एलोकेट नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अराइवल टाइम किस प्रोसेस का कितना है, जिसके अकॉर्डिंग वो रेडी स्टेट में मूव करेगी। तो P1 प्रोसेस का अराइवल टाइम कितना है 0। तो हमने क्या किया, P1 प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया। अब क्योंकि इसका टाइम क्वांटम हमने 2 ms सेट किया हुआ है, तो ये 2 ms ही रन करेगी। क्या रन करेगी, 2 ms ही ये रन करेगी। तो अब इसका रिमेनिंग बचा 2 ms। देन अब ये 2 ms रन हो चुकी है, तो 2 ms तक रेडी क्यू में हमारी 2 प्रोसेस और आ जाएंगी, P2 और P3। ओके, तो P2 और P3 हमारे पास रेडी क्यू में आ गई। तो हम एक रेडी क्यू भी बना लेते हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप ये जो प्रोसेसेस हम सबसे पहले टाइम क्वांटम हमारा अगर खत्म होता है वहां पे, वो प्रोसेस को हटा के हम किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो रेडी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इस पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग ही किसी भी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्रोसेस आई थी, P1, हमने इसको सीपीयू एलोकेट कर दिया। ये 2 ms चली, इतने में हमारे पास 2 प्रोसेस और आ गई, P2 और P3। इसको हमने यहां से हटा दिया क्योंकि हमने इसको सीपीयू एलोकेट कर दिया। ओके, लेकिन जब हम इसको बैक टू द रेडी स्टेट वापस भेजेंगे, क्योंकि हमने इसको टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग 2 ms तक रन किया, फिर से हमने इसको रेडी स्टेट में भेज दिया। तो अब यहां पे P1 आ गई विद 2 ms, रिमेनिंग टाइम 2 ms। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कौन सी प्रोसेस है, P2। तो हम P2 को सीपीयू एलोकेट कर देंगे, और कब तक एलोकेट करेंगे, 2 ms तक, यानी कि ये हो गया आपका 4 हो गया। अब 4 हो गया तो इतने में हमारी 2 प्रोसेसेस और आ गई, कहां पे, रेडी स्टेट में, यानी कि P4 और P5, 3 और 4 तक। ओके, देन हम इस प्रोसेस को भी वापस भेज देंगे, क्योंकि इसका अभी रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है। तो ये आपकी आ गई P2 3 ms। ओके, ये हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे, क्योंकि हमने इससे सीपीयू हटा दिया। तो P3 अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, P3। अब इसको हम सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो देखिए P3 का वर्स्ट टाइम कितना है, 2, और हमारा टाइम क्वांटम भी 2 है, तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी 6। तो देखिए ये हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई। ओके, ये प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो गई। तो इसका हम कंप्लीशन टाइम लिख देते हैं, कितना है, 6। अब 6 तक हमारे पास एक प्रोसेस और थी, P6 5, जिसका अराइवल टाइम था, तो वो भी हमारी अब इसमें एंटर हो गई रेडी क्यू में। अब हमारी सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है। अब इसको हम रेडी क्यू में नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका है, हमने इसका कंप्लीशन टाइम भी लिख लिया।
इसके बाद आती है आपकी प्रोसेस P1 जिसका आपके पास 2 ms का रिमेनिंग टाइम और बचा हुआ था। तो P1 को हम क्या करेंगे, अब CPU एलोकेट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें कितना है, 2 ms, ये हो गया आपका 8 ms। इसका भी कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया। तो P1 का कंप्लीशन टाइम आ गया 8 P1, ओके। देन अब इसके अकॉर्डिंग हम P4 को CPU एलोकेट करेंगे। P4 को हमने किया क्योंकि इसका बस टाइम 1 ms है, तो ये 9 तक रन करेगा। तो P4 की हमारी एग्जीक्यूट होगी कंप्लीटली और इसका कंप्लीशन टाइम 9 ms। देन अब हमारे रेडी क्यू में है उसके बाद P5। तो P5 को हम CPU एलोकेट करेंगे। अब इसका बस टाइम कितना है, 6 ms, तो 6 ms है, तो ये हो जाएगा आपका 11 ms, क्योंकि टाइम काउंटर के अकॉर्डिंग 2 ms तक हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर दैट हम इसे फिर से कहां भेज देंगे, रेडी क्यू में। P5 रिमेनिंग टाइम हम इसका नोट कर लेंगे। P5 को यहां पे ये 6 P6 जो लास्ट प्रोसेस थी वो एंटर हुई थी, तो यहां पे हमारी P6 होगी। उसके बाद हम रिमेनिंग प्रोसेस जो भी हमारी बची P5 की वो हम इसमें नोट कर देंगे रेडी क्यू में। देन अब हमारा P2 जो कि 3 ms जिसका रिमेनिंग टाइम बचा हुआ था, अब हम इसको CPU एलोकेट करेंगे P2। अब इसका P2 अब इसका कितना बचा हुआ है, बस टाइम 3, तो फिर से हम ये 2 ms चलाएंगे इसको, 1 ms और बचा। अब इसको हम कहां भेज देंगे, P2 1 ms, P2 को ये हो गया 30, ओके। देन अब हम P6 को लॉट करेंगे क्योंकि P2 के बाद हमारी रेडी क्यू में P6 प्रॉब्लम है, सॉरी P6 प्रोसेस है। तो P6 को हम क्या करेंगे, CPU एलोकेट करेंगे और इसका जो बस टाइम है वो है 3, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1 ms और बचेगा P6 का, ओके। तो हम P6 को कहां भेज देंगे, रेडी क्यू में, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, तो P6 भी हो गई। देन अब हम आते हैं P5 को। P5 को हम सॉरी CPU एलोकेट करेंगे। तो P5 जिसका कि 4 बस टाइम बचा हुआ है, अब हम इसमें से फिर से क्या करेंगे, अब इसको नीचे लिख लेते हैं, P5 रिमेनिंग टाइम 2 ms, ये हो गया आपका 17, ओके P5। अब इसके बाद अब हमारे पास प्रोसेस है रेडी क्यू में P2 जिसका कि 1 बस टाइम बचा हुआ है, तो ये हो गया आपका 18 और ये प्रोसेस हो गया आपकी कंप्लीट। इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 18, ओके। देन अब हमारे पास प्रोसेस है P6 जिसका कि बस टाइम बचा हुआ है 1, तो हम क्या करेंगे, P6 को CPU एलोकेट कर देंगे। देन जिसका कि बस टाइम 1 है, तो ये 19 हो गया। तो अब P6 का ये भी कंप्लीट हो गई, P6 का कंप्लीशन टाइम हो गया 19, ओके। देन अब हमारे पास रेडी क्यू में लास्ट प्रोसेस बची है P5, तो हम क्या करेंगे, P5 को CPU एलोकेट कर देंगे जिसका कि बस टाइम बचा हुआ है कितना, रिमेनिंग 2, तो ये भी आपकी कंप्लीट हो गई, यानी कि इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 21। तो ये था आपका विद अराइवल टाइम जिसका कि टाइम क्वांटम हमने 2 ms सेट किया हुआ है। ये हमने रेडी क्यू ली थी जिसमें कि हम प्रोसेसेस को 1 by 1 एलोकेट लेते चले गए, किस प्रोसेस के बाद किस प्रोसेस को हमें CPU एलोकेट करना है। अगर आप इस तरीके से रेडी क्यू को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग जिस प्रोसेस को हमें CPU एलोकेट करना है उसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए जो है रेडी क्यू मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप किसी भी प्रोसेस को CPU एलोकेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप किस प्रोसेस को पहले CPU एलोकेट करें। सो रेडी क्यू इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन गैंट चार्ट इज अ मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड टाइम क्वांटम जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसेस को CPU एलोकेट करना है, एंड अराइवल टाइम।
तो इन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना है, जिसकी हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। अब इसके बाद हमारे दो पॉइंट इसमें और रखे, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या कहता है, CT माइनस अराइवल टाइम। तो दैट इज 8 माइनस 0 8, 18 माइनस 1 17, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 3 6, 21 माइनस 4 17 एंड 19 माइनस 5 14। तो ये आपका हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या कहता है, वेटिंग टाइम कहता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो 8 माइनस 4 4, 17 माइनस 5 12, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5, 17 माइनस 6 11 एंड 14 माइनस 3 11। तो ये हो गया आपका वेटिंग टाइम कि किस प्रोसेस, सारी प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम को ऐड करके और 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम ऐड करिए 4, 12, 16, 18, 23, 23 and 11, 34, 34, 45। So that is the 45 upon 6। तो ये हो जाएगा आपका 7.5 ms। ओके, तो ये आपका आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। तो किसी भी प्रॉब्लम का आप सॉल्व करने से पहले उनकी कुछ जो बेसिक थिंग्स हैं उन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इजीली इस न्यूमेरिकल को राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।